दोस्तों, हम आज अपना नया वीडियो लेके आ गए हैं। पिछले 2 वीडियो आपने देखे जिसमें उपभोक्ता के संतुलन पर बात करी थी हमने। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत देखा था, उसी के आगे का पार्ट है कि मांग का सिद्धांत। आखिर ये मांग होती क्या है, वही हम देखना चाहते हैं। देखिए, मांग क्या है? किसी निश्चित कीमत एवं समय पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई कीमत होगी फिक्स, समय होगा और कोई उपभोक्ता होगा। वो किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की मांग करेगा। जितनी क्वांटिटी मांगेगा उसे हम उस समय की मांग कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई राम है, वो 31 दिसंबर 99 को इतनी मांग कर 50 इकाइयाँ मांगता है। किसकी? पेन की। 5 रुपये प्रति पेन। तो ये आपकी मांग हो गई। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी पुराने वीडियो में बताई थी आपको। वही चीज़ वापस बता रहा हूँ कि मांग होती क्या है आखिर। किसी निश्चित समय एवं कीमत पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन बनता है आपके कि मांग वक्र क्या है। देखें, विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की मांगी गई मात्रा को मांग वक्र कहा जाता है। मतलब वह वक्र जो विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राओं को बतावे। इसमें देखिए, यहाँ मात्रा ले रखी है इस ओ एक्स अक्ष पे और ओ वाई अक्ष पे कीमत ले रखी है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से 4 रुपये होती है, फिर 2 रुपये होती है, कम होती है, तो मांगी गई मात्राएं देखिए 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वह वक्र जो कि विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को बताता है, उसे हम मांग वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है जो कि मार्शल ने दिया था। और मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही ये देखिए, इधर कीमत ले रखी है 5 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, और इधर उसकी क्वांटिटी 10, 20, 30 ले रखी है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमतें कम हो रही है वैसे वैसे मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की जो मांग होगी उसे बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, बहुत सारे तत्व। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है? कीमत है। इसलिए हम मांग के नियम में केवल और केवल कीमत को ही लेते हैं। लेकिन ये अन्य बातें समान रहने पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको देखनी होगी। हम अगले पेज पे इसको ले जाके देखते हैं। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर एक बहुत बड़ी मान्यता है जिसे हम इंग्लिश में सेटिरस पेरिबस बोलते हैं। मांग के नियम में केवल वस्तु की कीमत ही परिवर्तित होती है, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, भविष्य की प्रत्याशाएं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें इत्यादि स्थिर रहती है। यही आपकी मान्यता क्या हुई? अन्य बातें समान रहने की मान्यता हुई। इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चर कौन सा है? कीमत है। अतः हम मांग के नियम में केवल और केवल कीमत को ही लेते हैं, जबकि अन्य सारे तत्व जो कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें हम स्थिर मान लेते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, आय घटेगी तो मांग भी घट जाएगी। इसी तरह से फैशन बदल सकती है, रुचि बदल सकती है, भविष्य की प्रत्याशाएं, जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो क्रूड ऑयल जो है उसकी मांग बढ़ती जा सकती है, उसकी प्राइसेस भी बढ़ सकती है, तो लोग उसकी मांग अभी से बढ़ा रहे हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इसमें स्थानापन्न वस्तुएं आ जाएगी और पूरक वस्तुएं आ जाएगी। इनकी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो कुल मिला के हम अन्य बातें समान रहने के अंदर इन सभी तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और केवल वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के मध्य संबंध को देखते हैं, जो कि मांग वक्र के द्वारा दिखाया जाता है।
इसके आगे देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ अराइज होता है वो ये है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ये, जो मांग मात्रा व वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है, अर्थात दिशा को बताता है। दिशा मतलब कीमतें कम हो रही है, मांगे की मात्रा बढ़ रही है, पर यह नहीं बताता है कि कीमत बदलने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। जैसे प्राइस अगर 5% बढ़ती है तो कीमतें कितने प्रतिशत कम होगी, ऐसी बात यहाँ नहीं होती है। मतलब मांग का नियम जो है वो एक गुणात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव नहीं है, परिमाणात्मक नहीं है। तो हमें ये चीज़ कहाँ पता चलेगी मांग कितनी परिवर्तित होगी, वो मांग की लोच में पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखें, फंक्शन फलन। फलन क्या होता है? फलन गणितीय संबंध को कहते हैं। देखिए, स्वतंत्र एवं निर्भर चर के बीच गणितीय संबंध फलन कहलाता है। ये देखिए, ये स्वतंत्र चर नहीं है, ये है निर्भर चर और ये है आपका स्वतंत्र चर। निर्भर चर मतलब डी मतलब मांग, किस पर डिपेंड कर रही है? कीमत पर निर्भर कर रही है। तो मांग जो होगी वो निर्भर चर हुई और कीमत जो हुई स्वतंत्र चर हुई। मांग सदैव कीमत पर निर्भर करती है, अतः यह मांग फलन है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फलन जो होता है वो दो चरों के बीच में गणितीय संबंध को बताता है। दो चर कौन से? एक उसमें से निर्भर होगा और एक स्वतंत्र चर होगा। निर्भर चर किसे बोलेंगे? निर्भर चर वो चर होगा जिसका मूल्य किसी अन्य चर पर निर्भर करता है। और स्वतंत्र चर कौन सा चर होगा? स्वतंत्र चर वो चर होगा जिसका मूल्य बाहर से दिया गया हो, मतलब इकोनॉमी के बाहर से दिया गया होता है। अगला देखें, दो चरों के बीच फलनीय संबंध को हम बीजगणितीय समीकरण से भी बता सकते हैं। बीजगणितीय समीकरण मतलब y = 5 + x, इसको यूँ बोलते हैं y = a + bx, इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ केवल वैल्यू दे रखी है, मतलब कांस्टेंट स्थिरांक वो है और ये आपका वेरिएबल है। तो कुल मिला के इसको इस बीजगणितीय समीकरण में भी हम ले सकते हैं, जैसे y = 5 + x या y = 50 - x। अब यहाँ देखो प्लस वाली बात हो रही है और यहाँ माइनस है, मतलब जो आपका फलन होगा वो कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। देखिए अगले वाले डायग्राम में, ये देखिए, यदि x के बढ़ने पर y बढ़े तो फलन y = fx वर्धमान फलन होगा। ये देखिए इस तरह से ये सीधा बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ फलन कहलाएगा। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जबकि इधर x के बढ़ने पर y नहीं बढ़े अर्थात घटे तो ह्रासमान फलन होगा। ये इस तरह से जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ फलन, और उसको दूसरे को कह सकते हैं घटता हुआ फलन। तो ये भी एक सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आई। अगला देखें, किसी भी ग्राफ में स्वतंत्र चर को हमेशा यहाँ लिया जाएगा, OX अक्ष पर लिया जाएगा, और निर्भर चर को Y अक्ष पर लिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कोई ग्राफ पेपर है, उस पर हम स्वतंत्र चर को किस तरफ लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, X अक्ष पर लेंगे, और निर्भर चर को कहाँ लिया जाएगा? Y अक्ष पर लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिंपल क्वेश्चन था जो आपको समझाया। अगला देखें, उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा से मांग वक्र का व्युत्पादन। एक बात मैं बीच में बता रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन है वो 12th की किताब NCERT की बुक से ही बनाए गए हैं मेरे द्वारा। मैंने उसमें कुछ अपना नॉलेज और अप्लाई करने की कोशिश की है जो कि आपके आगे फर्दर स्टडीज़ में काम आएगा। तो हम देखें, उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा से मांग वक्र का व्युत्पादन। उदासीनता वक्र हम देख चुके हैं और बजट रेखा भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय कितनी है? M है। वह दो वस्तुएं कौन सी? X और Y, और उनकी कीमत क्रमशः कितनी है? P1 और P2 है। तो मांग वक्र कैसा होगा वो हम अगले चित्र से देखते हैं। देखिए अगला चित्र, ये देखिए, इसमें हमारा कीमतें कम हो रही है। देखो PX कम हो रही है जबकि PY स्थिर है, और PY स्थिर है और आपकी आय भी स्थिर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये पहले जब कीमत माना कि P1 थी तो ये आपकी बजट रेखा थी, और कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था उपभोक्ता? P1 कीमत पर Q1 क्वांटिटी खरीद रहा था। जैसे ही प्राइस कम हुई, कम होते ही बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाती है, आपको पता है, क्योंकि वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो उसने P2 कम होते ही इतनी क्वांटिटी बढ़ा दी, इसी तरह से P3 पे इतनी बढ़ा दी और P4 पे इतनी बढ़ा दी। तो कुल मिला के ये जो डिमांड कर्व प्राप्त हुआ वो नेगेटिव स्लोप का हुआ। मतलब क्या हुआ इसका? कीमतें घटने पे मांग बढ़ती, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। यही आपका मांग का नियम है और इसकी सहायता से हमने इसे सिद्ध भी कर दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अराइज होता है वो ये है
कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। ऋणात्मक ढाल का मतलब ये हुआ कि कीमतें कम हो रही है और मांगे की मात्रा बढ़ रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लिए हमारे पास दो तरह के नियम हैं। बुक में नहीं दे रखा आपकी, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसमें देखना आप। पहला क्या है, हमारे पास मांग के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए दो तरह के सिद्धांत उपलब्ध हैं। पहला मार्शल ने दिया था गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत और दूसरा हिक्स ने दिया था क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। तो गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार सीमांत उपयोगिता हास नियम के कारण उपभोक्ता का साम्य वहां होता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू उसकी वस्तु की कीमत होती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल सीमांत उपयोगिता हास नियम के कारण होता है। आपको पता है कि सीमांत उपयोगिता किस तरह की होती है, इस तरह की घटती हुई होती है, क्योंकि MU वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अतः जब कीमत घटती है तो MU व P का साम्य बिगड़ता है। आपको पता है कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था MU इज इक्वल टू जब प्राइस होती है तो उपभोक्ता का संतुलन होता है। पर अब यहाँ क्या हो जाएगा, MU इज नॉट इक्वल टू P। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये बढ़ गया, कीमतें घटते ही ये बढ़ गया, क्या हो जाएगा, कीमतें घट गई तो मतलब MU विल बी ग्रेटर देन प्राइस होगा। तो हमें वापस इसको घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता उसकी घटती जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे किसी वस्तु की कीमत घटी हमें उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, मांग बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण बहुत वास्तव में वापस उपभोक्ता आपका संतुलन में आ जाए। किस कंडीशन में आ जाए, MU इज इक्वल टू प्राइस की कंडीशन में आ जाए। तो पहला कारण क्या हुआ, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरने का, सीमांत उपयोगिता हास नियम। दूसरा कारण क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक के अनुसार इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या हुआ, इनकम इफेक्ट, दैट इज आय प्रभाव। आपको पता है कीमत गिरने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है, वह वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। कैसे, देखिए पहले P थी 5 रुपये, अब हो गई 2 रुपये, तो कितनी इनकम बढ़ गई, 3 रुपये। ये आपकी रियल इनकम है, परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ गई। तो आपने क्या किया, जैसे आपकी क्रय शक्ति बढ़ी आपने डिमांड बढ़ा दी। दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आपको पता है दो वस्तुएं हैं A और B, जैसे हम चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, कंज्यूमर जो होगा वो चाय की जगह कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट करने लग जाएगा। देखिए आप, एक वस्तु की कीमत गिरने पर वह दूसरी स्थानापन्न वस्तु से सस्ती हो जाती है, अतः उपभोक्ता महंगी वस्तु को छोड़कर सस्ती वस्तु क्रय करने लग जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि चाय अगर महंगी हो जाती है तो कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। तो ये दो कारण हुए जिनके कारण आपका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। पहला, गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार सीमांत उपयोगिता हास नियम, और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, जिनके कारण की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन लें, उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर मांग बढ़ेगी या घटेगी, यह किस पर निर्भर करेगा, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह वस्तुओं की मांग को बढ़ाएगा अथवा नहीं बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गुड्स, वस्तु की प्रकृति पर। और प्रकृति के अनुसार वस्तुएं दो तरह की होती है, एक सामान्य होती है, एक हीन होती है। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग आय के बढ़ने पर बढ़ती है एवं विलोमशः, मतलब आय के घटने पर घटती है। कोई सी भी वस्तु, जैसे शर्ट हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी हो गया। और दूसरा हीन वस्तु क्या होगी, वे वस्तुएं जिनकी मांग आय के बढ़ने पर घटती है, जैसे वनस्पति घी ले लें, मोटे अनाज ले लें, ज्वार बाजरा, इस तरह के। और विलोमशः, मतलब अगर आय घटेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो उनकी मांग घटेगी। क्यों, क्योंकि जैसे आय बढ़ी आपकी, आपने देशी घी खाना शुरू कर दिया तो वनस्पति घी की मांग कम हो जाएगी। इस तरह से आपको ये मैंने समझाया कि सामान्य वस्तुएं क्या होती है और हीन वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, आगे देखें, यदि उपभोक्ता की आय निम्नतम है तो उसकी आय बढ़ने पर हीन वस्तु की मांग बढ़ेगी। आपको पता है, आप ये सोचिए कि कोई उपभोक्ता है जिसकी आय बहुत कम है और यदि उसकी आय बढ़ती है, मतलब उसकी आय बहुत कम है, वो बहुत गरीब व्यक्ति है, तो वो वनस्पति घी भी नहीं खा पाएगा। तो जैसे ही उसकी आय थोड़ी सी बढ़ेगी वो वनस्पति घी खाना शुरू करेगा। लेकिन हाई लेवल पर जब इनकम बढ़ती है, मतलब उच्च स्तर पर आय बढ़ने पर वह उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा। जैसे उसकी आय और बढ़ी तो वो क्या करेगा, वनस्पति घी को कम करके देशी घी को खाना शुरू करेगा। तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखें अपन, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, आपको पता ही है स्थानापन्न वस्तु का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चाय और कॉफ़ी। तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की किसी
समान आवश्यकता को संतुष्ट करे, जैसे चाय और कॉफ़ी। जैसे मैं थक गया हूँ बहुत और अब मुझे रिचार्ज होने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा, दोनों चीज़ों से मैं अपने आप को रिचार्ज कर लूँगा, मुझे एनर्जी आ जाएगी। तो चाय और कॉफ़ी कैसी होगी, स्थानापन्न वस्तु होगी। सामान्यतया स्थानापन्न वस्तु की कीमत एवं मांग में संबंध कैसा होता है, धनात्मक होता है। अर्थात चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। देखिए इधर ले रखी हमने चाय की कीमत, पहले चाय का 1 कप जो आता था वो 5 रुपये में आता था, तो तब मैं कॉफ़ी कितनी पीता था, 1 कप कॉफ़ी पीता था। यदि चाय की कीमत बढ़ करके 10 रुपये प्रति कप हो गई तो मैंने चाय की मांग तो कम की लेकिन कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि अब 10 रुपये में मेरे पास कॉफ़ी भी आ जाएगी, तो मैंने उसकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा करके 2 कर दी। इसलिए डी कैसा हुआ, धनात्मक ढाल का हुआ। तो क्वेश्चन क्या बना, स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की ओर उठता हुआ। अगला देखें पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो संयुक्त रूप से मांगी जाती है, जॉइंटली डिमांड की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। लेफ्ट शूज राइट शूज, मतलब दोनों पैरों के जूते हैं, दाएं पैर का जूता और बाएं पैर का जूता, दोनों को एक साथ पहनना पड़ेगा तभी आप पहन पाओगे, अदरवाइज नहीं पहन पाओगे। तो मतलब इनकी डिमांड जॉइंटली होती है, संयुक्त रूप से होती है। जैसे देखें, कार की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। आपको पता है कि कार की कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा, कार की डिमांड तो घटेगी, लेकिन पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि कार की कीमतें बढ़ गई है। पूरक वस्तुओं की कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है, मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है। एग्जाम्पल देखें डायग्राम के अंदर, कैसे, ये देखिए कार की कीमत, पहले कार मिलती थी 1 लाख रुपए में, तब कोई व्यक्ति पेट्रोल कितना लेता था, 1000 लीटर। अब जैसे ही कार की कीमत बढ़ करके 5 लाख रुपए हो गई तो कार की डिमांड घटाने के साथ साथ उसने 100 लीटर कर दी, पेट्रोल की डिमांड भी। मतलब दोनों की डिमांड एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है। कैसा होगा डिमांड कर्व, ये इस तरह का नेगेटिव स्लोप्ड होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं क्या होती है। अगला पॉइंट जो अपना ले रहे हैं अपन, मांग में विस्तार, संकुचन तथा मांग में वृद्धि या कमी। तो इसको अपन बोलते हैं मांग में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, और इसको बोलते हैं मांग में परिवर्तन, मतलब शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट मतलब राइट शिफ्ट, बढ़ना या कम होना, और इसमें विस्तार मतलब मांगी गई मात्रा में वृद्धि और मांगी गई मात्रा में कमी। एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है मांग और मांग मात्रा। मांग मात्रा जो होगा वो एक पर्टिकुलर कीमत पे होगा, जैसे 5 रुपये पे कितनी क्वांटिटी है, और ये बहुत सारी कीमतों पे मांग को बताएगा। या फिर इसमें अन्य बातें भी समान नहीं रहती, अन्य बातें भी परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। तो दोनों में क्या अंतर है वही हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट चीज, मांग में विस्तार एवं संकुचन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य तत्व स्थिर रहते हैं, मतलब अन्य बातें समान रहती है। तो ये केवल मांग के नियम की बात कर रहे हैं। देखिए कीमतें कम हुई, P से P1 हुई तो मात्रा कितनी बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। अब आप देखें मांग जो थी पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई B में। तो आप देख रहे हैं कि कोई एक ही मांग वक्र होगा, ये नीचे वाली लाइन है, एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर चलन मांग में विस्तार कहलाता है, ये विस्तार। और यदि हम कीमतें बढ़ जाती है, ये इधर से इधर जाते हैं, तो क्या होगा, Q से Q1 हो जाएगी, Q1 से Q पे आ जाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर चलन जो है वो मांग में संकुचन कहलाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मांग में विस्तार और संकुचन अर्थात चेंज इन डिमांड के अंदर मांग वक्र केवल एक ही रहता है, यही रहेगा। इसमें अगर ऊपर से नीचे आते हैं, कैसे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आते हैं, ये देखिए, तो विस्तार होगा, और अगर बी से ए की तरफ जाते हैं तो संकुचन होगा। और इसका कारण क्या है, कारण केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अन्य बातें सारी स्थिर है। ओके, अगला पॉइंट, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहे एवं अन्य बातें, अन्य तत्व जैसे कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन संबंधित वस्तुओं की कीमतें परिवर्तित हो जाए तो मांग में वृद्धि अथवा कमी होगी। मतलब मांग में वृद्धि और कमी किसका परिणाम है, अन्य बातें समान नहीं रहने का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीमत स्थिर है, बाकी दूसरी चीज़ें स्थिर नहीं रही है। तो देखें मांग वक्र का दाईं ओर विवर्तन, मतलब अगर राइट शिफ्ट हो जाता है मांग वक्र तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे, और मांग वक्र का बाईं ओर विवर्तन मतलब लेफ्ट आ जाता है तो मांग में कमी कहलाएगा वो। अगले डायग्राम में देखें, इसको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, किसी वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है P पे, ये हमने स्थिर इसको मान लिया, कीमत स्थिर। अब यदि ये आपका उपभोक्ता का मांग वक्र है DD, ठीक है, ये कब है, जबकि उपभोक्ता की आय कितनी है, 10,000 रुपये है।
अगर आपकी आय बढ़ करके 20,000 हो जाती है तो ये मांग वक्र इधर शिफ्ट हो जाएगा, कौन सा, ये हो गया, तो ये मांग में वृद्धि कहलाता है। यदि आपकी आय वापस कम हो गई, कितनी हो गई, 10,000 हो गई, तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मांग में कमी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यदि हमारा डिमांड कर्व जो है वो दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम बोलेंगे मांग में वृद्धि, और यदि बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम बोलेंगे मांग में कमी। ये इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि उपभोक्ता की जो रुचि किसी वस्तु में बढ़ जाए तो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ही किसी वस्तु के अंदर रुचि बढ़ी वो उसकी मांग बढ़ा देगा, और रुचि घटी तो मांग को घटाने से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। एक चीज़ और बची है, बाजार मांग वक्र। ये जो मांग वक्र हमने देखा था, कौन सा, ये वाला, इसे हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। व्यक्तिगत का मतलब केवल एक ही व्यक्ति का मांग वक्र, जबकि बाजार मांग वक्र का मतलब क्या हुआ, पूरे बाजार का मांग वक्र। देखें, मांग वक्र दो प्रकार का होता है, इसमें भी बता रखा है मैंने। मांग वक्र दो तरह का होता है। पहला व्यक्तिगत मांग वक्र, यह एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को बताता है। जैसे देखिए, कीमतें जो है वो 5 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, तो उसने मांग मात्रा कितनी कर दी किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति जैसे कि राम 10 से 20 की और 20 से 30 की, तो ये इस तरह से 5, 4, 2 और 10, 20, 30, तो डिमांड कर्व जो हुआ वो डी इस तरह से नेगेटिव हुआ। पर ये केवल एक ही व्यक्ति का है। अगर हम पूरे बाजार के दृष्टिकोण से देखें, अगर बाजार की दृष्टि से देखें तो बाजार मांग वक्र की कल्पना के लिए हमें ये मानना पड़ेगा, देखिए ये सुविधा है तो हमने माना कि बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं, ए और बी। सामान्यतया किसी बाजार में बहुत उपभोक्ता होते हैं, अतः यदि विभिन्न कीमतों पर उनके द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा का योग कर लें तो बाजार मांग प्राप्त हो जाएगी। मतलब जितने उपभोक्ता होंगे उनको सभी की जो वस्तुओं की जो डिमांड वो कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास बाजार मांग आ जाएगी। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं, कौन है, ए और बी। अब ये देखिए, ये आपकी कीमतें हैं 5 से 4, 3, 2, मतलब कम हो रही है, और मांग किसके द्वारा, ए व्यक्ति के द्वारा 10, 20, 30, 40, और बी के द्वारा 20, 30, 40, 50। तो अब मैंने अगर बाजार मांग निकालनी तो मैं क्या करूँगा, 10 + 20, ये 10 + 20, 20 + 30, 30 + 40, 40 + 50, तो ये निकल के आ गई। इसी को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, मतलब इसका ग्राफ बना दिया। कैसे, देखिए कीमतें जो है वो आपकी 5 से 4 रुपये हो रही है, 4 से 3 रुपये हो रही है और 3 से 2 रुपये हो रही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है आपका वो मांग बढ़ा रहा है। पहले 5 रुपये पे 10 थी इकाई, 4 रुपये पे 20 थी, और 3 रुपये पे 30 थी, और 2 रुपये पे 40 थी। इसी तरह से कोई बी उपभोक्ता है वो भी सेम चीज़ कर रहा है, ये थोड़ी बढ़ा रहा है, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी, कितनी थी, 20, 30, 40, 50। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, 30, 50, 70, 90। ये देखिए 30, 50, 70, 90। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बाजार मांग वक्र जो है वो क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है। कौन सा योग, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। क्षैतिज मतलब मात्राओं का योग। इन दोनों मात्राओं को जोड़ा तो ये मात्रा निकल के आ गई, मात्राओं का योग होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, बाजार मांग वक्र का ढाल व्यक्तिगत मांग वक्रों के ढाल से कम होता है। देखिए इसका जो स्टीप, यहाँ पानी डालोगे तो एकदम से आ जाएगा, मतलब ये स्टीप है, ढालू है, और ये कम ढालू है। देखिए इस पर डालेंगे थोड़ा, इसका स्लोप थोड़ा कम है, इसका स्लोप थोड़ा स्टीप है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जोड़ है, योग कर रखा है इसका। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ, मांग का सिद्धांत। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, साथ साथ कमेंट भी करेंगे तो बहुत सारे छात्रों तक वो चीज़ पहुंचेगी। कमेंट करें, कोई अगर क्वेरीज हो आपकी तो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। तो कृपया हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हिंदी माध्यम के छात्रों तक ये स्टडी मटेरियल पहुंच सके। धन्यवाद।